लाइफ के उस पार्ट पर हैं कि अब हमें कम से कम एक खिदमत पाकिस्तान की कर देनी चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे या इंटेलेक्चुअली करप्ट नहीं होंगे। 10-20% ठीक होती हैं तो वो भी ओवरशेडो हो जाती है ना, उसका इम्पैक्ट नहीं आता। दैट्स व्हाई अब ये कहना कि जी प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, चाय मिल रही है लोगों को, भाई चाय भी तो इंपोर्ट ही हो रही है ना। हमारी ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो 70-80 बिलियन डॉलर्स है और एक्सपोर्ट जो है वो 34-35 बिलियन डॉलर है। कोई प्लानिंग कमीशन टाइप चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको याद है नदीम साहब, ये बात हमने बहुत पहले भी की थी, याद है? हमने कुछ 7-8-10 प्रोग्राम पहले की थी और याद है मैंने ही शायद आपको वहां से बताया था कि इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है, ठीक है ना? स्ट्रेटजी क्या है वो किसी को नहीं पता। सो स्ट्रेटेजिकली अगर एप्पल अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है और अगर जनरल इलेक्ट्रिक में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, तो एक पाकिस्तान जो मुल्क है जिसने दुनिया में compete करना है, यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट जहाँ पे कम से कम आपको डेटा भी मिले, इंफॉर्मेशन मिले और कुछ डायरेक्शन। मतलब पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताए कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी को रोजाना दूध कैसे मिल जाता है और किसी को शॉर्ट पाकिस्तान के कोने में दूध अवेलेबल है। You need to develop your local institution. By institution means rules of the game. You need to change them and you need to modernize them and you need reform. तो जो instrument of reform जो मैं planning कमिश्नर में लिखा था, instrument of growth now is reform. Instrument of growth is not borrowing. जो हमें प्लानिंग कमीशन का अभी तक मुसीबत पड़ी हुई है, they think that instrument growth is projects and borrowing and it's not reform. और creative destruction reform के पहलू में आ जाती है कि जी reform होगा तो creative destruction होगी। Deregulation in itself doesn't mean anything unless we make markets. Privatization doesn't mean anything unless you make markets. Where we failed is we are privatizing without making markets. Ultimately, it's neither about openness nor is it about regulation or whatever. It's about markets. Where are the markets? Shabbar is absolutely 100% right that the world is working. Assalamu alaikum ji. Welcome to the SIA discussion group or the SIA forum. We've got some of our usual guests and a new guest too. क्या कहते हैं, जैसे कि आपको पता है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज हम लोग कोशिश करें एक नया किस्म का डायलॉग बनाने की, खास तौर पे इकोनॉमिक्स पे, और कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक इशू पे बात करने की और आपके लिए बेस्ट इकोनॉमिक माइंड्स लेके आते हैं। आज मेरे साथ हैं एज यूजुअल असद अली शाह साहब, ये हेड रहे हैं डिलॉयट्स के, बहुत वेल नोन फेमस अकाउंटेंट हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमी पे और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी लिखते हैं। इनकी तबसरे बहुत अच्छे होते हैं ट्विटर पे और इनको फॉलो करें लिंक्डइन वगैरह पे। ही इज गॉट सम वेरी गुड थिंग्स गोइंग। देन वी गॉट सलमान शाह साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबडी नोस हिम। देन वी गॉट अली सलमान टुडे, द हेड ऑफ प्राइम इंस्टीट्यूट, a young economist who's mashallah doing some very good work. Baki, as people join us, we'll bring them in. But let's start. देखिए जी, मैं आपसे बात कर रहा था अभी. Let me also share the screen. फिर असद साहब can especially can comment on it because this is a matter of accounting more than anything else. असद साहब, जो मैं सवाल पूछ रहा था ये था कि जी ये जो है हमारी है फर्स्ट वुमेन्स बैंक बिका है अभी $14 मिलियन का. क्या ये अच्छी प्राइस है, ठीक ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, इस पे पहले जरा बात कर लें. फर्स्ट वुमेन्स बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ, हमारी पहली प्राइवेटाइजेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, और बड़ी अच्छी बात है. वी आर ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन, आई एम ऑल फॉर प्राइवेटाइजेशन, बट प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को जरा देखना भी चाहिए गहरी नजर से. तो असद साहब बताइए, बैलेंस शीट सामने मैंने डाल दिया आपके. देखिए नदीम, मैं इस बैंक को मैंने थोड़ा देखा है कुछ टाइम पहले, ऑब्वियसली काफी उसको कई साल हो गए, बट द बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन बीबी की सेकंड गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश हुई थी इन 90s आई सपोज. नहीं 90s में हुई थी. कब हुई थी ये? 90s में ही हुई थी मेरे ख्याल में. तो या 3.3 बिलियन की इसकी बुक वैल्यू है. आप देखें accumulated लॉस है 1.6 बिलियन का, जबकि बाकी बैंकिंग सेक्टर हैज मेड tremendous amount of profits in the last few years. स्पेशली आप देखें दबा के डिविडेंड दिया है,
लेकिन इस बैंक का आप देखें हाल, और बैंकिंग कुछ नहीं है. Look at the balance sheet, 63 billion की balance sheet, that means it's nothing. It's a zero value, negative value है. और उस लिहाज से अगर आप देखें, और इतना टाइम वेस्ट हुआ है इसमें, लाइसेंस है इसमें, तो ये बेसिक लाइसेंस की वैल्यू, और इसको जो भी इसको लेगा, जाहिर है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी. $3-4 मिलियन कम से कम उनको कोर बैंकिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, नए लोग लाने पड़ेंगे. और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने लिया है दिस कंपनी, वो काफ़ी अच्छी कंपनी है यूएई की, एंड दे आर वेरी डिजिटल. तो इसमें बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. इसमें कुछ भी नहीं था. ये वैल्यू मेरे ख्याल में ठीक मिली है, एंड इट्स अ गुड प्राइवेटाइजेशन, आई मस्ट से. और this can, they can immediately go to 100 billion worth of value really, and produce. आप ये देखें ना, ये प्रॉफिट करेंगे. अगर 10-12 बिलियन का 1-2 साल में प्रॉफिट करते हैं, तो इससे ज्यादा तो उनको टैक्स मिलेगा इसमें. So it's a win-win situation. It's an excellent privatization, I would say. Okay. Let me ask you a simple question. How much does it take to start a new bank? And it's नया बैंक, अब तो लाइसेंस मिलता ही नहीं है. कम से कम मिनिमम कैपिटल 10 बिलियन चाहिए ना. वो अलग इनको कैपिटल भी पूरा करना पड़ेगा. 10 billion is the minimum paid up capital required. So are we selling a bank license cheap? Yeah, bank license, and basically, I mean, it's उसके साथ बैंक लाइसेंस आप दे रहे हैं, लेकिन साथ लाइबिलिटी भी तो है ना. इसमें आपको जो लोग हैं उनको गोल्डन हैंडशेक वगैरह देके ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा ना. और प्लस ये है कि आई गेस इसको ये मैंने नहीं देखा, ओपन बिडिंग हुई होगी उसमें, दे मस्ट बी द हाईएस्ट बिडर. ये मैंने प्रोसेस नहीं देखा. आई बिलीव प्रोसेस ठीक होना चाहिए, बट नहीं, प्रोसेस तो ठीक ही होगा, उस पर तो हम नहीं डाउट करते हैं. हाँ, अच्छा, अगर उसमें भी अगर देखें, ये बैंक में अगर ये पैसे तो कुछ भी नहीं है ना, $14 मिलियन, ये अगर आप मुफ्त भी दे दें, लेकिन लोग ठीक होने चाहिए. असल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूटिलिटीज हो गई या बैंक्स हो गए जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, who can create lot of economic value for the country. उसमें ये $14 मिलियन तो कुछ भी नहीं है ना. तो असल चीज ये है कि who are the people. कंपनी अपेरेंटली बड़ी ठीक लग रही है ये, और यूएई गवर्नमेंट की है शायद, एंड दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो. और यूएई इज वन ऑफ द इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. अब तो कहते हैं वहां पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है. अपना एयरपोर्ट पे फेस रिकग्निशन जो है. शब्बर जैदी भी आ गए. शब्बर साहब से पूछे. शब्बर साहब, कैमरा जरा ऊपर कर लें, नीचे कर लें, ताकि आपकी शक्ल पूरी नजर आए. और ये फर्स्ट वुमेन बैंक पे बात हो रही है. ये बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने लगी हुई है आपके. आप बताइए कि ये फर्स्ट वुमेन बैंक 14 मिलियन पे बिका. आपके क्या तासुरात है इस पे? व्हाट यू सी इन द बैलेंस शीट? असद साहब कह रहे हैं बुक वैल्यू के लगभग बिका है, विच इज नॉट बैड, बट ये $14 मिलियन पे बिका है. नया बैंक सेटअप का $14 मिलियन इज 3 बिलियन रुपए. और जो नया अगर बैंक आप लगाएं तो उसका लाइसेंस 10 बिलियन पे मिलता है. सेटअप कॉस्ट अलग है. तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, इसमें नदीम साहब, ये प्राइवेटाइजेशन तो इसकी बिल्कुल गवर्नमेंट के पास इस बैंक नहीं होना चाहिए. अब जो वैल्यूएशन का इशू है वो बड़ा सब्जेक्टिव है कि कितने की वैल्यूएशन इसकी होनी चाहिए. बट हमें ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि हमारे पास इस वक्त कमर्शियल बैंकिंग की कैपेसिटी जो वॉल्यूम है वो एक्सेस है. मतलब हमें नए कमर्शियल बैंक्स की जरूरत नहीं है. तो ऑल्दो लाइसेंसिंग की बात ठीक है, पैसे ज्यादा हैं, बट मेरा तो यू है कि मैं इसको प्राइवेटाइज करना चाहता हूँ, चाहे वैल्यूएशन मुझे कोई भी मिले, बट इट हैज टू बी टेकन अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर. दैट्स अ सिंपल वन आंसर, वन पेज आंसर. मगर मेरा फिर इस पे एक सवाल है. अगर ये हम फर्स्ट वुमेन बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं
तो फिर मुझे ये बताइए कि ये फिर आपने सिंध बैंक और बैंक ऑफ पंजाब क्यों बनाए फिर? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि वेरी गुड क्वेश्चन। हम एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंकिंग में नहीं होगी, ठीक है जी, हमने कह दिया कि गवर्नमेंट बैंकिंग में नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं होगी। अब आपने प्रोविंस में जाकर बैंक ऑफ पंजाब बना दिया और बैंक ऑफ पंजाब ने कल जाकर बैंकिंग अवार्ड में 4 अवार्ड भी जीत लिए। अब वो वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। तो जी अब आप मुझे ये बता दें कि आप बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं? ये कंट्रडिक्शन हमें सेटल करनी है। और कोई बंदा इस बात को रेज नहीं कर रहा कि बैंक ऑफ पंजाब और सिंध बैंक क्यों एग्जिस्ट करते हैं। मैं और उसके बैंक ऑफ अलावा खैबर। केपी बैंक भी है, मैं उसके केपी बोर्ड भी पे है। हूँ, बैंक ऑफ खैबर पे। मैं बताता हूँ बैंक आपको। ऑफ खैबर भी है, बैंक ऑफ खैबर भी है, और बलूचिस्तान वाले भी सोच रहे हैं कि बैंक बनाएं। तो ये तो मजाक, नदीम साहब, ये मजाक खत्म होना चाहिए ना। ये दिस इज व्हाट प्रॉब्लम इज कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विमेन बैंक को तो मैं रेलिवेंट समझता ही नहीं, वो रेलिवेंट सी चीज है। मगर मुझे ये बताएं कि फिर बैंक ऑफ पंजाब क्यों है? गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, मैं वेरी गुड। बताऊं, जी बताइए। मेरा उस पर एक और सवाल है कि नेशनल बैंक क्यों है? नहीं, हाँ, अब नेशनल आते हैं बैंक नेशनल जो बैंक। है हाँ, ना, लेट मी आंसर इट। नेशनल बैंक भी प्राइवेटाइज होना चाहिए, बट नेशनल बैंक को वो कहते हैं, जो उनका आर्गुमेंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी है। जहां जिन जगहों पर गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी फंक्शन करते हैं। मैं इससे एग्री करता हूँ, और उसको भी आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होना चाहिए। मगर मैं आप मुझे ये बताएं ना कि फिर बैंक ऑफ पंजाब या सिंध बैंक या बैंक ऑफ खैबर आपने क्यों एग्जिस्ट किया हुआ है? और आज तो चलो जी, आप कह रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब अच्छी तरह रन कर रहा है, बट कल वो फिर इस्तेमाल होगा फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। जी। सही कह रहे इसका हैं। मैं देखें, पहली बात तो ये है कि अब ये बैंक जो है ना, ये बैंक ऑफ पंजाब, तो आपको पता है कि वो पॉलिटिकली 90s में बना था, और बैंक ऑफ खैबर भी उस वक्त का है। सिंध बैंक कोई 10-12 साल पहले, 15 साल पहले बना था। तो ये अभी तो नहीं बने, ये तो अब बन गए ना। और जिस तरीके से नहीं अली, ट्रेजरी बैंक है, असल मैं कह रहा हूँ मेरी ना, तो यार बात तो सुनो ना, पूरी बात तो सुन लो ना। हम्म, तो जिस तरीके से नेशनल बैंक ट्रेजरी बैंक है फेडरेशन का, तो प्रोविंसेस समझते हैं कि हमारे पास भी एक ट्रेजरी होना चाहिए बैंक। अब ये गलत है या सही है वो दूसरी बात है, लेकिन ये है ना। आई एग्री कि इनको प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। कम से कम मैनेजमेंट में मेजॉरिटी बोर्ड जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। तो इनमें से बैंक ऑफ खैबर जो है, कम से कम उसमें 30% जो है ना प्राइवेट सेक्टर का एलिमेंट है, 28% और 27%। तो इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आप ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। दोनों सिंध बैंक और बैंक ऑफ देखिए, पंजाब, इसमें जो आपको सवाल पता है आता कि है, ये आई थिंक पॉलिटिकली, शब्बर का हाँ पॉइंट बिल्कुल वैलिड है जी। मैं बात बिल्कुल मानता हूं कि जी वी मस्ट डिस्कस कि ये क्या है, अब बैंकिंग सेक्टर हमारा क्या है। मेरा ख्याल इसमें द रीजन आई रेज दिस इशू इज इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द बैंकिंग सेक्टर इन सम डिटेल, बिकॉज हमने ओके। प्राइवेटाइज कर दिए बैंक्स। बिल्कुल अच्छा किया। मैं उस जमाने में हम ही था इसका और बहुत शोर मचाता था प्राइवेटाइज करो। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि हमें प्राइवेटाइजेशन से मिला क्या, और क्या ये बैंकों के कोई स्प्रेड्स कम हुए हैं? बड़ी मुश्किलों से जबरदस्ती शमशाद ने मेरा ख्याल कम किए थे, थोड़े कम हुए हैं। बट बैंकों ने एक और तरीका ढूंढ लिया स्प्रेड बढ़ाने का, इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दी है। तो बैंक भी तो बड़े बदमाश है ना। इनके सीईओज की तनख्वाहें इतनी बड़ी हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। येट ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी आती है, पर किस तरह आती है? इज देयर इनफ कंपटीशन द बैंकिंग सिस्टम? आर द बैंक्स गिविंग अस इनफ वैल्यू फॉर मनी? हम कंज्यूमर्स जो हैं, हमारे तो हर 6 महीने के बाद अंगूठे लगते हैं, हमें तंग किया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्लस द बैंक्स आर कंप्लिसिट इन एवरीथिंग विद द गवर्नमेंट। उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज भी फिक्स करते हैं, उनके लिए ट्रेजरी ऑक्शन भी फिक्स करते हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, जेन्युइन प्राइवेटाइजेशन। अली का हाथ खड़ा था। अली सलमान, बताइए आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू नदीम साहब इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन, वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल। मेरा जो मैं भी ज़ाहिर है आपकी तरह प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के हक में ही रहा हूँ और अभी भी हूँ इन जनरल। लेकिन पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी, अब मैं उसको भी नॉट एबल टू साइट दैट एग्जैक्ट टाइटल, जिन्होंने ये उसमें देखा था कि बैंक्स आफ्टर प्राइवेटाइजेशन
और बिफोर प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने देखा था प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो चूंकि अब हम अक्सर ही बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स शुड बी मोर कंपैटिटिव एंड दे उनकी जो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को तो बहुत रेवेन्यू मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर चार्जिंग देम 50-60% ऑफ देयर इनकम टैक्सेशन, गवर्नमेंट इज बेनिफिशियरी। लेकिन इंटरेस्टिंगली लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर has gone down after privatization. So the argument of that report was that while the banks were in the government sector, yes, there were failures, and yes, there were उसके जो आपके performing loan होते हैं NPL है, उसका भी स्टॉक ज्यादा था। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ है, उनका जो जॉब या एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी इजाफा हुआ है, उनकी एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन में भी। लेकिन ये कि lending to the private sector has decreased and lending to the government has increased after privatization, which is actually contrary to what we would expect after privatization. So that's a point that probably we should all consider. जी नजीम, can I जी शाह साहब। आई थिंक ये तो बहुत बड़ा कैनवस तुमने खोला है, बट लेट्स पुट प्राइवेटाइजेशन एट रेस्ट। उसमें इशू मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि द प्रोसेस हैज़ टू बी बेस्ड ऑन इंटेंस competitive bidding एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर वो हुई है तो बस उसके बाद फिर आप उसको कह सकते हैं कि अच्छा काम हो गया। असल प्रॉब्लम यही है जो आपने रेज किया है, वो है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल सेक्टर की स्ट्रेटजी, हमारी क्या है, पॉलिसी क्या है कि इसमें कंपटीशन आप क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और अगर प्राइवेट बैंकिंग है तो उसके प्राइम कस्टमर्स तो सारा हुकूमत पाकिस्तान का बजट है, तो वो सारे उधर लैंडिंग कर रहे हैं। ना कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स हैं, ना छोटे शहरों के बैंक्स हैं, ना क्रेडिट यूनियंस हैं। सो दे आर इन अ मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ सिचुएशन, या ओलिगोपोली कह लें एट बेस्ट। एंड द कार्टेल इज रियली मैनेज्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो उनकी प्राइस फिक्सिंग जो है उसमें पूरा शरीक होता है, और वो it's an extended arm of the state bank in that sense. So I think issue really मेरी नज़र में तो ये है कि banking should be private and but competition जो है उसको आपको ensure करना है, और right from the district level up to the urban बट city. शाह जी, आपने बड़ी मजेदार बात की कि स्टेट बैंक कार्टेल बना रहा है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि हमारे यहाँ कभी बैंक जो फेल होता है, आप कभी नहीं उसका कैपिटल जीरो आउट करते हैं, आप बैंक्स को अलाइव रखते हैं, कोशिश करते हैं शादी हो जाए। और फिर बैंकिंग सेक्टर, शाह जी जो कह रहे हैं, आई एग्री, इट्स ऑलमोस्ट अ कार्टेल। Why is the state bank protecting banks? Why are new banks not allowed? Why are banks not allowed to die? तो ये जो एक इजी बिजनेस दी हुई है सिटी बैंकर्स को, और सिटी बैंकर्स बैंक चलाते हैं, मैं तभी उनका नाम लेता हूँ, शौकत तरीन सुना नाराज भी हो गया इस बात पे, पर सारे बैंक सिटी बैंकर्स चलाते हैं। आपके दोस्त हैं सारे, शबर साहब और असद साहब आपके सारे दोस्त हैं। ये क्या गेम चल रही है बैंकिंग में? क्या हम प्राइवेटाइजेशन से गेन कर रहे हैं? एक और सिटी बैंकर है लंदन में, यूसुफ नजर, उसने तो पेपर लिख दिया कि बैंक को दोबारा नेशनलाइज कर लो। क्या ख्याल है आपका? देखिए सर, नदीम साहब, जो शाह साहब ने बात की है कि स्टेट बैंक इस कार्टेल का डॉन है, मैं 100% एग्री करता हूं। और जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उससे कोई मेरे जाती हिसाब से कोई बुनियादी बेनिफिट नहीं मिला है पाकिस्तान इकोनॉमी को। मैं बड़ा क्लियर हूं। मैं तो इस बात पे अब कन्विंस हो गया हूं, क्योंकि मैं परसों ही पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड, क्योंकि मैंने ही शुरू किया था उसका, मैं बैठा हुआ था और मैं वहां देख रहा था कि स्टेट बैंक के क्या रिलेशन है, किस तरह उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्या वो एक जबान बोल रहे होते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है। तो पाकिस्तान इकोनॉमी में बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन मेरे व्यू से हैज नॉट गिवन एनी रिजल्ट व्हाट वी वांटेड। ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ गई है जो अमेरिका में बैंक्स फेल किए पिछले सालों में। ठीक है, अमेरिका में बैंक्स हर साल फेल करते हैं, यूएस में।
तो यहाँ हमारे यहाँ क्या चक्कर है, हम डरते क्यों बैंक फेलियर से, क्यों? असद साहब बताइए, जी, डू यू थिंक यू एग्री विद शब्बर और यू अगेंस्ट हिम, क्या क्या? नहीं, I disagree partly and partly I agree. देखें, वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये इवॉल्व कैसे हुआ है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के, जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के आप लोग भी हामी हैं, मैं भी हूं, और वो उस हद तक तो ये सही हुआ, ये जो 90s में प्राइवेटाइजेशन हुई, उससे पहले पब्लिक सेक्टर में आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल था। उनका एनपीएल इतना ज़्यादा होता था और पॉलिटिकल लैंडिंग होती थी, और आप भी जैसे कह रहे हैं एक तरफ कि इवन जो प्रोविंशियल बैंक्स हैं वो भी नहीं होने चाहिए पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड। तो यहाँ तो हम सब एग्री कर रहे हैं ना। अब हुआ क्या है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ, उसके गवर्नमेंट को बड़े फायदे हुए इन टर्म्स ऑफ जो उनको पैसे मिले, उससे ज्यादा मल्टीप्लाई जो है वहां से टैक्स कलेक्शन जो है, मेनी मेनी मल्टीपल्स जो है ना, उन्होंने गवर्नमेंट को वो मिली। तो बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिटेबल हो गया और लैंडिंग भी उनकी ज्यादा मेरिट बेस्ड हो गई। लेकिन द प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं बैंकिंग साइड पे, वो इस हद तक सही है। नो डाउट, अगर बैंक्स की टोटल बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो 70% जो है उनकी लैंडिंग जो है गवर्नमेंट को है। अब गवर्नमेंट को क्यों लैंड करते हैं? क्योंकि वो सिक्योर लैंडिंग है फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव। उसकी जीरो रेटिंग रिस्क होती है उसमें, और उसमें रेट्स भी, मार्जिन भी बड़े अच्छे हैं। तो एडीआर का इशू है, एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो जो है वो बहुत कम हो गया है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जब इतने होंगे, अच्छा, अब स्टेट बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है? उसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। स्टेट बैंक फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, बैंक्स वायबिलिटी पर्सपेक्टिव तो ठीक काम कर रहा है। उनके प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हो या दूसरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, that has created banks robust and effective in risk management and profitability and balance sheet। वो तो ठीक है, लेकिन जो डाउन साइड है वो ये है कि आपको पता है कि कितना भी ऑटोनोमस स्टेट बैंक हो, वो गवर्नमेंट के लिए भी तो काम कर रहा है ना। और गवर्नमेंट की जो डेट रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो है, आपको पता है डोमेस्टिक डेट जो है वो सारी बैंक्स फाइनेंस कर रही है ना, और उसमें स्टेट बैंक भी उनकी हेल्प कर रहा है। तो द रियल इशू इज कि देखें, बैंक्स जब प्राइवेट सेक्टर में आ गए तो उन्होंने प्रॉफिट बनाना है, ये मोटिव तो है ना, उनके स्टेक्स हैं। और जब आसान प्रॉफिट आप बना देंगे तो वो इनोवेशन क्यों करेंगे? तो इसमें मैं भी लिखता रहा हूं कि बैंक्स जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए हैं। तो फिर बताइए ना क्या करें, what should we do? हमारा मैं अगर मुझे कंप्लीट करने दें, करें यही है जो हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की इनफिनिट ह्यूज एपिटाइट है फॉर क्रेडिट, वो अगर आप कम नहीं करेंगे तो ये क्राउडिंग आउट होती रहेगी ना। वो क्यों प्राइवेट सेक्टर को लैंड करेंगे? आप अगर बैठे हो बैंक में, आप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जाहिर है आपको शेयर होल्डर्स के लिए पैसा तो बनाना है ना। और अगर आसानी से बगैर रिस्क के बन रहा है तो आप क्यों नहीं बनाएंगे यार? देखिए नदीम साहब, मैं देखें इसमें सारा जो साथ की जड़ है, इसमें एक बहुत बड़ा जो इशू है ना, देखें, कस्टमर, government is a customer of the banking system and so are we the people, and the question is कि definitely risk based lending होती है, लेकिन क्योंकि आपकी oligopoly है and they are making easy money, so they don't get competition for the consumer side. Consumer side में आपके पास farmers को credit कोई नहीं देता, क्योंकि you don't have district banks, you don't have आम सैलरीड लोगों को क्रेडिट यूनियंस नहीं है। इसके साथ सेविंग एंड लोन्स के जो निज़ाम होता था यहाँ दुनिया में है, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इट्स अ वेरी कंस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इतने ज़्यादा हैं कि चंद लोगों को आपने बीच में डाला हुआ है और उनको एक किस्म का लाइसेंस दिया हुआ है टू मेक मनी। एंड ठीक है, इट इज़ ऑल्सो
ट्रांजैक्शंस वो भी करते हैं, दैट फंक्शन दे डू, बट ये जो क्राउडिंग आउट है ये डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन है। और अगर स्टेट बैंक ये चीजें करता है कि जी आपने एग्रीकल्चर में इतना देना है और एसएमईज को उतना देना है, I think that's not the way to do it. Way to do it is to allow other institutions to come up. एक अच्छा, वक्त जरा में कह रहे- पाकिस्तान में एक वक्त में पाकिस्तान में फाइनेंस कंपनीज बनी थी जो कि विदाउट एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बननी शुरू हुई थी और एकदम पूरे पाकिस्तान में वो फैल गई थी, एंड दे वर डूइंग ह्यूज बिजनेस, They were But- killed by the state bank. and then they were killed. They were totally, instead of उनको थोड़ा सा रेगुलेट करते ताकि फ्रॉड श्रॉड ना हो, उन्होंने उसको सिरे से ही उजाड़ बिल्कुल खत्म कर दिया। So the point is, Shaji, the state bank is maintaining a monopoly. State मैं bank इसका is जवाब maintaining दे a दूं। cartel. नदीम, थोड़ा सा मैं देखें, हाँ, कुछ फैक्ट्स बेस्ड डिस्कशन भी होनी चाहिए ना हमारी। बताइए, factual- बताइए, देखें, आप बताइए। बात सही कह रहे हैं, जरा सुने, जवाब भी तो सुने ना। बताइए। क्योंकि मैं थोड़ा सा बैंकिंग में एक बोर्ड पे भी हूँ चल। बैंक के, और अच्छा खासा चल। मैंने काम भी किया है। हम्म, आप सही कह रहे हैं, ये फाइनेंस कंपनीज बनी थी, लेकिन सर स्टेट बैंक की पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, वो भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कुछ एस्पेक्ट्स पे। लेकिन ये कंपनीज जो फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टेट बैंक ने किल नहीं की सर, वो इसलिए कि उन्होंने वो दे कुड नॉट कम्पीट विद द कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि वो करंट अकाउंट उनके पास नहीं होते। दे वर बोरोइंग एट वेरी हाई रेट, उनको डिपॉजिट्स जो है वो आम लोगों से कलेक्ट नहीं कर सकते। जहां आपकी बात सही है वो ये है कि स्टेट बैंक ने जो बैरियर लगाया हुआ है मिनिमम पेड अप कैपिटल का 10 बिलियन रुपीस, वो या इस तरह की चीजें, लाइसेंस जो है आए, एक हद तक शब्बर भी सही कह रहे। देखें, हमारे पास 30 बैंक्स हैं, 30 के करीब हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट साइज के हिसाब से ये कम नहीं है, लेकिन कोई जायका नहीं है अगर इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिंग करे स्टेट बैंक और ओपन अप करे, और छोटे बैंक जो शाह साहब कह रहे हैं वो होने चाहिए। उस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन ये फाइनेंस कंपनीज वाला जो मॉडल था ना, वो इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये जो पाक कुवैत है, पाक लिबिया है, या सऊदी पाक, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? मतलब दे ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या रिस्ट्रिक्टेड काम करते हैं बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बहुत ज्यादा है, और बैंकिंग नहीं, I ऑल अबाउट think, डिपॉजिट। असद ये Deposit- यार एक एक करके शाहजी, एक मिनट उनकी बात सुन ले, देन यू कैन हाँ। कमेंट। बोलिए बोलिए असद, कंप्लीट करिए, जल्दी करिए। नहीं वो जी, मैंने फाइनेंस broadly कंपनीज बता की एक बात मिनट कर शाहजी, रहे थे लेट ना। असद कंप्लीट, लेट असद तो भाई कंप्लीट। फाइनेंस कंपनीज नदीम, का एक तो मिनट जवाब कर लिया सुन लेना। नदीम। 2 I मिनट will सुन be लेंगे happy ना, आते अगर आपके इस पे सवाल हो कोई, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। चले ठीक है, लेकिन then पूरा let इसको शाहजी बैलेंस करके। ओके। देखें यार, पूरी दुनिया में आप देखें तो दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं। देन दे आर दिस जो हमारी होती हैं सेविंग एंड लोन्स में, जिस तरह आपने कहा कि ये हमने पाक कुवैत, पाक दिस, पाक दैट, वो भी हमने बिल्कुल उसका काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग था। दे वर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। उस तरह का काम तो उनका है ही नहीं था। उनको भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट उनको भी इस्तेमाल करती है। क्रेडिट यूनियंस हमने बनाने नहीं देते, जो भी कोई बनाता है। अब आप देखें पूरे पाकिस्तान में कमेटी सिस्टम चलता है, हर दुकानदार भी कमेटियां डाल रहा है, हाउसवाइफ्स भी कमेटियां डालती हैं, और उसके जरिए वो अपना सेविंग्स भी करते हैं, और वो जब पैसा मिलता है तो वो उसका खर्चा भी कर लेती हैं। सो आई थिंक इनोवेशन जो है ना हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में बिल्कुल सप्रेस्ड है, और उसका मेन कॉज अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पॉलिसीज बाय द सेंट्रल बैंक, जहां पे वो प्रमोट करते हैं इस किस्म की कार्टलाइजेशन और इस किस्म की मोनोपोलीज, और किसी को ओपन अप करने की इजाजत नहीं है। देखिए तो आई थिंक दैट्स वेयर वी स्टैंड। मैं इसका जो बता दूं जरा आपको पर्सपेक्टिव जो है, शाह साहब सही कह रहे हैं। पार्टली मैंने जैसे कहा कि स्टेट बैंक की पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है,
नए इंस्टीट्यूशंस को, नए इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस को भी अलाउ करना चाहिए। ये जो इन्होंने पेड अप कैपिटल का रखा हुआ है और बहुत सारी स्ट्रिंजेंट रखी हुई है, रिस्क नहीं करते ना हमारे रेगुलेटर्स भी। लेकिन मेन इशू जो है, आप ये देखिए, ये जो ज्यादातर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस थे हमारे, शब्बर भी उसको कंफर्म करेंगे, जैसे पिकिक था या एनडीएफसी होता था ये शुरू में, तो इनको कंसेशनल लैंडिंग पैसे मिलते थे जो कि ऑन लैंड करते थे, लेकिन वो मार्जिन उनका रिलेटिवली थिन होता था एंड दे कुड नॉट कम्पीट विद द बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स। तो ये जो सारे होते हैं ना, अब जैसे यूएस में हाउसिंग मार्केट है, अब प्रोविंशियल वहां पर स्टेट की भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनको फिर स्टेट या सिटी गवर्नमेंट्स जो है ना वो फाइनेंस भी करती हैं, एक तरह से चीपर लोन्स उनको देती हैं फॉर ऑन लैंडिंग। अब हमारे पास तो गवर्नमेंट्स हमारी बैंकरप्ट हैं, उनको पैसा चाहिए। तो देखें, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, दूसरी जो गवर्नमेंट की एपिटाइट है और जो नीड है पैसों की टू फाइनेंस। ये गवर्नमेंट की नीड अपनी जगह है, गवर्नमेंट की नीड। अब मैं जरा थोड़ा सा कहता, एक सेकंड शब्द आपको लाता हूँ। देखिए जी, आई फुली एग्री गवर्नमेंट की नीड है, बट गवर्नमेंट की नीड कैन बी आल्सो फुलफिल्ड थ्रू डायरेक्टली अपीलिंग टू द पब्लिक एंड सेलिंग बैंड। वी गॉट नेशनल सेविंग्स जो कंपनी है उसकी भी बात करेंगे आगे, बट अभी ये देखिए आपके सामने है कि स्टेट बैंक ने स्ट्रिंजेंटली कंसोलिडेट किया बैंकिंग सेक्टर को। स्टेट बैंक ने रेगुलेशन ऐसी की कि वो कंप्लाई नहीं कर सके, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन भी होता है। फाइनेंस कंपनीज डाइड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द स्टेट बैंक कंसोलिडेटेड द सिस्टम। आईएमएफ के कहने पे, मैं ये भी मानता हूं, आईएमएफ की रिपोर्ट भी मुझे याद है जिस पे ये हुआ था। अब द मसला है कि आईएमएफ इज आल्सो बायस्ड टुवर्ड द बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम हमारा अगर रिस्क टेकिंग नहीं है और उसमें उसको उनके माशाल्लाह सिटी बैंकर्स बड़े कंफर्टेबली आके बैठ जाते हैं ऊपर, ये जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स 2-3 पीछे गए हैं, वो आके बैठ जाते हैं, 10-10 करोड़ तनख्वाह लेते हैं, बट उनको कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ही नहीं, दे डोंट डू एनीथिंग। तो इसमें हमारा बैंकिंग सिस्टम इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग डेवलपमेंट। आई एम नॉट सेइंग इसको डिसमेंटल करें, आई एम सेइंग देयर शुड बी सम थॉट ऑन इट, एंड द क्वेश्चन, आई एम ओनली रेजिंग क्वेश्चंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट माय पॉइंट इज। बताइए शब्बर साहब क्या करें? देखिए 2-3 चीजें हैं। पहले तो नदीम साहब, हमें रियलिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो हुआ था 90s के बाद से और आज तक, उसका रिजल्ट पाकिस्तान इकोनॉमी में मेरे हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसने पाकिस्तान इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया। सेकंड बात, जो इस साल, जो साल 25 खत्म होगा, उस साल में यूबीएल का प्रॉफिट है 280 बिलियन रुपीस, तकरीबन 250 अरब रुपए प्रॉफिट होगा यूबीएल का, ठीक है। और आप अगर इसके अंदर और अंदर जाएं तो बैंकिंग के अंदर इस वक्त बल्क ऑफ द डिपॉजिट जो हैं, आप हैरान होंगे नदीम साहब, अब इस पे अलग प्रोग्राम करिएगा कि बल्क ऑफ द डिपॉजिट्स आर करंट अकाउंट्स। वो इसलिए करंट अकाउंट हैं क्योंकि वो चोरों के पैसे हैं जो टैक्स में आना नहीं चाहते, और बैंकर उसके लिए कंड्यूट है। ये कमर्शियल बैंकर उनके लिए कंड्यूट है, वो करंट अकाउंट में पैसे रख के गवर्नमेंट को लैंड कर रहे हैं। तीसरी बात मैं बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ, स्टेट बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि हमारा एक गवर्नर है और 3 हमारे पास डिप्टी गवर्नर हैं। ये चारों के चारों मेरे हिसाब से एक्सेप्ट वन शुड बी पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो जिसके पास कोई नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, किसी चीज की, कभी किसी की। आज जो चारों आदमी हैं वो प्योरली रैंकर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। उनको कोई आइडिया नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैं 10 साल से पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड में गवर्नर की तकरीरें सुन रहा हूँ, वही तकरीर पहले होती है जो आज होती है, और एक लफ्ज का फर्क नहीं होता। मैं बिल्कुल सिंपल आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका स्टेट बैंक की जो लीडरशिप है, मैं पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा, उसमें 3 डिप्टी गवर्नर हैं, 1 गवर्नर है, उसमें किसी बंदे ने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी मेरे हिसाब से, उसका कोई आइडिया इकोनॉमिक्स के साथ नहीं है। सलमान साहब, नदीम साहब, और ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से कह सकता हूं कि मैं खुद अकाउंटेंट हूं, और अकाउंटेंट और जो ये जो हमारी टाइप के बंदे होते हैं बैंकर,
ये काफी नालायक होते हैं एज फार द इकोनॉमी इज कंसर्न। तो आप अगर आप ये समझते हैं कि जो बैंकिंग में जो सलमान साहब ने बात की है कार्टेल वाली, वो बिल्कुल सही है। ये 4 जो बंदे बैठे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ये एक्चुअली उस कार्टेल के एम्प्लॉइज हैं जो बैंकर का बना हुआ है। अच्छा, बैंकर में भी आपको बता दूं, बैंकरों में भी ये 40 बैंक है ना, ये 40 बैंक नहीं है, ये एक्चुअली इसको और छोटा कर दे, ये सिर्फ 5 आदमी है। मियां मनशा है, शेख मुख्तार है, अनवर परवेज है और अल्फला वाला शेख जैद है। बाकी तो बेचारे ऐसे मासूम हैं, वो तो मासूम, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो बेचारे हल्का फुल्का खेल रहे हैं। बाकी तो जो पॉलिसी नहीं हबीब हबीब है, चलिए 7 हो गए ठीक कह रहे हैं। 5 आदमी, सिर्फ 5 थे, बाकी सब तो मजाक चल ठीक बाकी तो मजाक। देखिए अच्छा, वो 5 होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, बाकी सब इसको अच्छा आप कंप्लीट करें, मैं फिर आपको बताता हूं जरा ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भी हमें एक मेरा भी इसमें थोड़ी सी इंटरजेक्शन अगर मुझे इजाजत हो। देखें, बात अल्टीमेटली ये है कि देयर इज अ फाइनेंशियल मार्केट आउट देयर जिसमें is there Shaji, is there in theory there is a financial market, in practice no वो बाद में बात करते हैं ना, पहले एज अ मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेगमेंट्स इन दैट मार्केट। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग फार्मर्स के लिए, सैलरीड लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपने शादी शुदी करनी है तो उस किस्म की ये सारी मार्केट आपको अवेलेबल है। अब सेंट्रल बैंक ने इस मार्केट को सर्व करने के लिए कोई इकदाम नहीं है उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि ये पूरे मार्केट के जो सेगमेंट्स हैं ये हो रहे हैं सर्विस या नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो किस हद तक वो वहाँ पे कंपटीशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सेंट्रल बैंक इज ओनली इंटरेस्टेड इन द बैंकिंग जो उन्होंने 10-12 बनाए हुए हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उससे वो अपनी कंट्रोल मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करते हैं और बाकी रेगुलेशंस जो करते हैं इकोनॉमी के ऊपर उसी के थ्रू वो करते चले जा रहे हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था कि जब ये ज़राई तरक्याती बैंक बना इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट द फार्मिंग कम्युनिटी, तो अंग्रेजों ने जब नहरें बनाई थी तो पंजाब में एक कोऑपरेटिव बैंक बनाया था टू फाइनेंस द फार्मर्स, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लुक। अभी भी वो बैंक जो है ना वो डोरमेंट है, पड़ा हुआ है, बट उसकी जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें अरबों रुपयों के एसेट्स पड़े हुए हैं, अभी भी जमीनें पड़ी हैं ये, लेकिन ज़राई तरक्याती बैंक की मोनोपोली करने के लिए ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपने ख़त्म कर दिए। सो आई थिंक ये जो है सेंट्रल बैंक, it's not interested in the development of the financial sector. It is just it's using it as an instrument for its control over the economy and uske zariye wo operate kar raha hai. So I think that has to change कि financial sector जो है it has to service the economy, और economy में बेशुमार चीज़ें हैं जो इस वक्त underserved हैं और उसको सर्विस देने के लिए we need to allow emergence of new entities, new types of financial institutions, और उसमें सरकारी अगर आप बनाते हैं जैसे सिंध बैंक और पंजाब बैंक है, बट if they are running well, get them out of there and Asad sahab, why don't you politicians खा लेंगे उसको। ठीक है असद साहब, why don't you conclude this, then we'll go to the next topic because time is short। जी बताइए। देखिए बस समराइज बड़ा लंबा डिस्कशन है, सिर्फ मेरा सिर्फ ये कहना है इंशाल्लाह करेंगे, आज तो टच किया मैं सिर्फ वेरी ब्रीफली पार्ट ऑफ व्हाट सलमान शाह एंड व्हाट जब्बर आर सेइंग कि हमारा जो रेगुलेटरी अप्रोच है दैट इज रिस्क अवर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है, उससे मैं एग्री करता हूं, उसकी वजह से इनोवेशन नहीं होती। लेकिन ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन हैज नॉट बेनिफिट, मेरे ख्याल में वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कहते रहे
के 90s और फिर 2000 में आपके ज़माने में डॉक्टर इशरत के ज़माने में ये बैंकिंग सिस्टम जो है एक्सपैंड हुआ और बेहतरी की तरफ गया मेरे ख्याल में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई जर्नी। उसमें फिर ये जो कंसोलिडेट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उस वजह से ये पूरा सही डायरेक्शन में नहीं जा सका। तो पार्टली यू आर राइट। मेजर इशू जो है ना हमारा इकोनॉमी का, वो यही है कि जैसे आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेसी है, तो आपके बैंकिंग सेक्टर में भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ना, ठीक तो ठीक और रेगुलेटर्स में भी बैठी हुई है, तो ये हर ठीक जगह ये प्रॉब्लम है। ठीक है आई जी। थिंक अच्छा वी जी, हैव टू देखिए बैलेंस दिस। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट्स का टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको फिर इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। अभी एक और टॉपिक पे मैं आना चाहता हूँ। ये आपका पेपर सामने पड़ा है, आपने लिखा हुआ है सर साहब, जरा इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ब्रोकन है और बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है। जरा इसको बताइए क्या मतलब है इसका और हमारा मॉडल होना क्या चाहिए था, और ब्रोकन कैसे, कौन सा ब्रोकन है? मुझे तो कोई मॉडल नजर ही नहीं आता ब्रोकन। आर यू टेलिंग मी उड़ान इज ब्रोकन? इज दैट द प्रॉब्लम? क्या है? जी, ये मैं और आप तो हम कहते ही रहे हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ब्रोकन है। It is not producing competitive enterprises. It is not promoting entrepreneurship. It is not based on private sector, robust private sector, because government की policies जो हैं, हमने टैक्स की बात की, excessive tax rates हैं, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, रिमिटेंसेस आते हैं, उससे चल जाती है, और फिर बोरोइंग करते हैं, उससे इकोनॉमी चलती है। तो अब ये काफी डिटेल्ड चीज, जस्ट टू समराइज, ये चीज हम तो कहते रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंगली अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, जो कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है। सो इस आर्टिकल में मैंने यही लिखा है कि ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि ये आपका जो ग्रोथ मॉडल है वो ब्रोकन है, इट विल नॉट वर्क द वे इट इज वर्किंग। लेकिन एट द सेम टाइम द अदर ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, IMF जो है, वो कहता है कि ये मॉडल बिल्कुल ठीक है। मतलब वो कहता है कि जी टैक्स रेट्स और बढ़ाएं, एनर्जी कॉस्ट रेट्स और बढ़ाएं, जबकि which makes our enterprises and businesses uncompetitive. So real जी issue ठीक जो है। है, जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, लेट्स हम भी कह रहे लेट्स हैं आस्क कि अली we have सलमान to have private sector led growth. जी। अली सलमान, जरा बताइए, यू रन अ थिंक टैंक कॉल्ड प्राइम, आप लोगों का क्या व्यू है? डू यू एग्री विद दिस? अ मॉडल इज ब्रोकन? इज द वर्ल्ड बैंक राइट? इज बट द वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ इज रिस्पांसिबल, वो बनाते हैं हमारा मॉडल। दूसरा, क्या उड़ान टूटा हुआ है अली सलमान? क्या ये प्लानिंग कमीशन टूटी हुई? क्या ये क्या चक्कर है ग्रोथ मॉडल? मुझे नहीं समझ आ रही। नदीम साहब, इसमें मेरा तो खैर व्यू ये है, जो आपने भी आई थिंक शुरू में कहा था कि डू वी हैव अ मॉडल और नॉट। जब मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी थी, तो पहला सवाल मैंने ये किया था कि हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं। तो मतलब दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इम्प्लाइज कि देयर इज एन अंडरलाइंग वेल प्लान्ड कोहेरेंट मॉडल। वो तो नहीं है इस वक्त। वी डू नॉट हैव अ मॉडल जो कि जिसको हम कह सकेंगे, जैसे हमने 1960s में रन किया था एक मॉडल, 1970s में भी हमने एक मॉडल रन किया था, नेशनलाइजेशन वाज अ मॉडल व्हिच ऑब्वियसली हैड डायर कॉन्सिक्वेंसेस। उस सेंस में उसके बाद से तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा कोई वेल थॉट आउट जो एक कोहेरेंट मॉडल नहीं रहा है। और मोस्टली हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ही चलते रहे हैं। एक सर्वाइवल, आई थिंक इस आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया सच साहब ने, इट्स मोर ऑन सर्वाइवल। नदीम साहब, Nadeem, can I interject? जी बोलिए। तो इसमें I think we do have a model, ओके and that model is obviously the World Bank is saying it is not working, but the model is very much there. The Which model is? is based on protectionism. The model is based on जैसे कहते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म टाइप चीज, जिसमें आप लोगों को नवाजते हैं, उनको एक लाइसेंसिंग सिस्टम अभी तक चल रहा है। इवन इफ हाउ यू मैनेज द ब्यूरोक्रेसी इज पार्ट ऑफ दैट मॉडल, एंड ब्यूरोक्रेसी को काम करने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ते हैं। टैक्स एवेजन इज पार्ट ऑफ दैट मॉडल,
because it's built in. All the incentives of this model is that it creates an inward-looking economy, which is disconnected from global supply chains. बट देन जो आप कह रहे हैं शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट दैट मींस कि आप प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ इज डिफेक्टिव। असल साहब आप प्राइवेट सेक्टर को Obviously, कर रहे हैं। obviously, क्यों I जी mean, शब्बर क्योंकि- साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, बड़ी मजेदार, सलमान साहब इस पे बड़ी मजेदार बात। अभी 2-3 दिन पहले मुझे पीबीसी के बंदे मिले यहाँ इस्लामाबाद में, और पीबीसी के बंदे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस पे आए हुए थे। वो कह रहे कराची में 26 को वो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। तो उन्होंने वो मेरे सामने शायद कारदार को बुलाया और मुझे कहा आपको नहीं बुला सकते, द प्राइवेट सेक्टर हेट्स यू बिकॉज आप ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन लेके आए और प्रोटेक्शन खत्म करें। अब मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी जो है ये तो कंप्यूटर और प्राइवेट सेक्टर है, ये चाहता नहीं चेंज। शब्बर साहब बताइए, आपके तो दोस्त हैं, आर दीज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर, आर दे प्राइवेट सेक्टर दैट वांट्स टू कीप द इकोनॉमी फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट? देखिए, मैं इसमें नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा अपना प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट बता देता हूँ। मैं सिस्टम में डायरेक्टर हूँ, मैं मैपल लीफ और कोहिनूर में डायरेक्टर हूँ, और मैं तब्बा की मेन कंपनी आईसीआई में डायरेक्टर हूँ, और मैं टीआरजी में भी डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह। तो पाकिस्तान की चार बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में मैं डायरेक्टर बैठा हूँ, ऑडिट कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम, जिस तरह शाह साहब ने कहा, हम स्टेटस क्यो में कंफर्टेबल थे। आई एम यूजिंग द वर्ड थे, बट now that status quo is breaking because the structure we had created in Pakistan is now cannot continue for long time. तो असद उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि the system is breaking. The system was status quo and what has been described by शाह साहब। मगर मैं एक बात या सिर्फ आखिरी बात ऐड करूंगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक, जो पहली बात तो हम उनको अनड्यू इंपॉर्टेंस देते हैं, वो उनको कुछ नहीं, उनको कोई मैंने आज तक उनकी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी हो। वो सिर्फ अंग्रेजी छापने के बादशाह है मेरे जाती हिसाब से। मैंने आज तक जिंदगी में कोई उनकी पाकिस्तान के लिए इनोवेटिव चीज नहीं देखी, कोई रीजनेबल चीज नहीं देखी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि IMF पाकिस्तान के प्रेजेंट इकोनॉमिक प्लान से मुतमईन है, तो ये आपकी गलत फहमी है। I had a 4-hour meeting with the lady Eva Petrova who came to Pakistan in Karachi, and her answer was very simple, that they are not satisfied, but they have no choice other than to lend to Pakistan. ये बिल्कुल मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रही होगी। ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि IMF कोई ना हमारे लिए गाइडेंस है, ना वो हमारे लिए कोई रेसिपी है, ना वो हमारे लिए कोई सोल्यूशन है। वो एक लैंडर है, वो आता है, वो पैसे देके चला जाता है, उनको कोई अलिफ बे भी आती नहीं है, उनको बेसिकली ये बात आप कर चुके हैं शब्बर। देखें आप ये जो प्राइवेट मीटिंग में, अच्छा सुने ना जरा बात को, दूसरे की खत्म कर लेंगे असद साहब, खत्म कर लेंगे, फिर आप आ जाए। बोलिए शब्बर। नहीं सुन ले, हर 2 मिनट के बाद हम हर 2 मिनट के बाद आ जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को रेफरेंस देने लगते हैं कि जी IMF ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है। यार ये दे आर दी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। गुड पॉइंट। तो हम यही कह रहे हैं ना, मैंने यही कहा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रॉब्लम अब ये है कि इससे आगे चले ना, अब जो इकोनॉमिक प्लान ब्रोकन है, ठीक है, ब्रोकन है, तो अब इस ब्रोकन प्लान को बनाएंगे शब्बर जैदी, शाहिद कारदार और सलमान शाह और असद अली शाह इस प्रोग्राम में बैठ के बना रहे हैं, या औरंगजेब या बैंकर और राशिद लंगड़ियाल बनाएंगे, या असेंबली वाले बनाएंगे। तो हमारा मसला ये है कि जो ब्रोकन है, उस ब्रोकन में सही करने के लिए हमारे पास हमने फैसला किया है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है डोमेस्टिक उसको बनाने की,
और जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डोमेस्टिक बनाने की है उसको आप यूज नहीं कर सकते, लाइक नदीम उल हक, लाइक माई सेल्फ, बिकॉज दे क्रिटिसाइज द वेरी कोर ऑफ द सिस्टम. दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान. अगर आप उनकी जबान बोलना चाहते हैं कि वो सही कह रहे हैं तो ठीक है, यू आर हैप्पी. बट अगर मैं जाकर पीबीसी की जबान नहीं बोलूंगा या मैं जाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जबान नहीं बोलूंगा तो मैं तो बाहर बैठा हूं. ठीक है ना जी, आप जाके जबान बोल लेंगे, आप जाके 3 तकरीरें करके वापस आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद अब बनाने वाले तो औरंगजेब हैं या असेंबली है या रंगड़ियाल साहब हैं या फिर आपके दोस्त दूसरे शहर में बैठे हैं. तो मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं ब्रोकन है, चलिए मैंने मान लिया ब्रोकन है, अब इस ब्रोकन को रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा ये तो बता ठीक है जी, ये बताएंगे असद साहब, बताइए. मैं जरा पहली बात देखें शब्बर, आप बहुत अच्छी इंसाइट्स लाते हैं, लेकिन कुछ एक स्टेटमेंट जो है ना दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है. बात ये है, देखें हम क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है. भाई इंपॉर्टेंट है कि इसलिए कि मुल्क जो है हम उसी की बेसिस पे चल रहा है ना. अगर IMF प्रोग्राम नहीं है तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, और वो डिफॉल्ट मेरे हिसाब से हम जो बात कर रहे हैं, अगर हमने नया मॉडल बनाना है जिसको मैं कहता हूं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की तरफ अगर हमने जाना है, तो कई मुल्कों ने डिफॉल्ट करके अपने आप को इम्प्रूव भी किया है ना. हम IMF प्रोग्राम से सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे थोड़ा बोले ना, बताइए क्या है, व्हाट यू हैव इन माइंड. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे मैंने 4-5 आर्टिकल्स भी लिखे जरा थे, उसको वजाहत कर दें नदीम साहब. और अभी इस साल 3 जो इकोनॉमिस्ट मैंने 21 में लिखे थे, ये एक इकोनॉमिस्ट था शम पीटर, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपने किसी चीज को इकोनॉमी में सही इंप्रूवमेंट अगर लानी है, चीज को ठीक करना है, तो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट से नहीं हो सकती वो इंप्रूवमेंट. आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर इंस्टेंस FBR है या इवन सेंट्रल बैंक या दूसरे रेगुलेटर्स हैं, उसको आप इंक्रीमेंटली इंप्रूव नहीं कर सकते अगर, तो उसको खत्म करके नया बनाए जो है, और एम्ब्रेस द डिस्ट्रप्शन जो आजकल जो how would you implement this in Pakistan? ये बताइए, इसको पाकिस्तान में कैसे यूज करेंगे. पाकिस्तान में हम जो बात करते हैं ना कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस नदीम, नहीं यू चल रहे कैन हैं, डू इट. आई मीन असद, एक सेकंड, असद को बात करने, फिर आप आ जाए सलमान साहब, फिर आ जाए. बात यह है कि लंबी चौड़ी हमें नहीं चाहिए कि कैसे कर सकते हैं. अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है तो आप कर सकते हैं. चलिए, पॉलिटिकल विल तो नहीं है ना, कर सकते. पॉलिटिकल विल तो नहीं है, फिर नहीं आप कर सकते. बस खत्म होगी बात. फिर बताइए असद साहब, बताइए. पॉलिटिकल विल तो सही कह रहे हैं सलमान शाह साहब, पॉलिटिकल विल के बगैर नहीं कर सकते. आई थिंक इस पे जरा मैं वो जो पहले बात कर रहे थे, अगर हम उसको खत्म कर लें, तो बात यह है कि ये वर्ल्ड बैंक का जो, इसलिए मैंने हाईलाइट किया था, उसको छोड़ दें वर्ल्ड बैंक को, आगे चलिए आप. ठीक, आगे चले. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आपने ठीक कहा है, बड़ी अच्छी बात. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यही है कि हमें ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना, जो FBR जो है उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा, या इवन स्टेट बैंक को भी, जो शब्बर बात कर रहे थे. देखें, अगर वही माइंडसेट अगर आप लाएंगे, जो इस सिस्टम में इंक्रीमेंटल थोड़े से रिफॉर्म हम कह रहे हैं कि हम करें, बाकी एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू रहे, पॉलिटिकल एक्सट्रैक्शन जो हमारे सिस्टम में है, सिस्टम हमारा क्यों नहीं चलता. आप ये कह रहे थे ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी ब्रोकन है. वो इसलिए ब्रोकन है कि हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा है कि वो इंसेंटिवाइज करता है रेंट सीकिंग और क्रोनी कैपिटलिज्म को. अगर पॉलिटिकल सिस्टम कॉम्पिटिटिव हो और उसको अगर हम इंसेंटिव चेंज नहीं करेंगे जब तक कि आप प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर को, रिस्क टेकिंग को, बिग विजन को, और इन चीजों को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, और उसके लिए रिस्क टेकिंग गवर्नमेंट में भी करनी पड़ेगी आपको. देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये हमारी नदीम एक जो बड़ा आजकल बात भी उसकी हो रही है, पाकिस्तान इज अ क्लासिक केस ऑफ मार्केट फॉर लेमन्स, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो पूरा निजाम है ना, एक किस्म का 2 नंबरी पे चल रहा है, कि 1 नंबर जो आपकी होगी वो इस निजाम में रिजेक्ट हो जाएगा,
2 नंबर जो होगा वो इस निज़ाम में फ्लरिश करेगा, एंड दैट इज द इक्वेशन इन पाकिस्तान कि जो हमने निज़ाम बना दिया है, इसमें जो भी कार्पेट बैगर आएगा, फ्लाई बाय नाइटर आएगा, वो इस निज़ाम को मैनिपुलेट करके वो घुस जाएगा बीच में। जो एक competitive बेसिस पे आना चाहता है विद पोटेंशियल एंड ऑल दैट, वो नहीं आएगा। सो आई थिंक मार्केट ऑफ लेमन्स वाली बात है कि इंसेंटिव्स जो हैं सारे गलत हैं, ऊपर से इंफॉर्मेशन, इसीलिए इंफॉर्मेशन किसी को मिलती नहीं है। आज हमें फर्स्ट वुमेन बैंक का नहीं पता कि वो किस किस्म का प्रोसेस था और कैसे ये आए हैं। सडनली अखबार में आ गया कि जी ये इनको हमने दे दिया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। पूरी मार्केट जो है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे चल रही है और उसके मुताबिक ये सारा सिस्टम मैनिपुलेट हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अली सलमान साहब, मुझे बताइए कि ग्रोथ मॉडल अगर कहते हैं वर्ल्ड बैंक टूटा हुआ है और हम सब कुछ टूटा हुआ है, तो अली सलमान बताइए, क्या मोदी ने प्लानिंग कमीशन तकरीबन खत्म कर दिया? क्या हमें प्लानिंग कमीशन अब खत्म करनी चाहिए? क्या प्लानिंग कमीशन कोई काम कर रही है? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने चमचे लेके हफ्ता भर तो बैठे रहे इंग्लैंड में, वहां प्लानिंग कर रहे हैं, यहां तो प्लानिंग हो नहीं रही। तो क्या इसमें प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या ख्याल है? उसके साथ उड़ान पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइए। rejoinders sort of, एक तो ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे ना, लेट मी जस्ट क्विकली हाँ। एड्रेस। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, जरा पास आ जाए या माइक ठीक कर ले। सॉरी जी, मैं वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा था। बताइए। और मेरे नजदीक तो एक हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और अप्रिशिएट मैं तो करता हूँ कि गवर्नमेंट की जो अभी नया टैरिफ प्लान आया है, टैरिफ रैशनलाइजेशन का जो प्लान आया है, न्यू टैरिफ पॉलिसी अनाउंस हो गई है। ऑल्दो वो फेज वाइज है और वो 4-5 सालों के अंदर होगी और शायद स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन मुझे लगता है ये मेजर स्टेप है और अच्छा स्टेप है। और जो हमने प्रोटेक्शनिज्म बिल्ड की हुई है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ओवर द ईयर्स, एटलीस्ट वो सम इंडस्ट्रीज को इस तरह इफेक्ट जरूर करेगा कि उनका जो एक बनी हुई थी यहाँ पर एक प्रॉफिट्स बने हुए थे, वो ओपन ट्रेड की वजह से कम होंगे। और वो जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के ज़्यादा टूल होंगे ना, ये तो फ्रेंकली कहना आसान है कि जी पॉलिटिकल विल नहीं है, लेकिन पॉलिसी चेंजेस आएंगी तो तभी वो इंसेंटिव्स उसके मुताबिक रीअलाइन करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी इसकी डेवलपमेंट है। दूसरा एक और चीज वो है ना, आई थिंक इट्स इजी अगेन टू से कि इंफॉर्मेशन, यस आई थिंक प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो ये चीजें मेंशन थी कि ट्रांजैक्शंस कौन सी हो रही है, पाइपलाइन वाज लॉन्ग डेवलप्ड पब्लिश्ड। ये G2G की ट्रांजैक्शन है जिसमें SIFC जिसको एक हम वो बनाया इसलिए किया था कि G2G के लिए इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेटाइजेशन आए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल थी। अब जो प्लानिंग कमीशन का उसमें सर देखें 2016 में बिल्कुल मोदी ने वो प्लानिंग कमीशन को एज अ मॉडल, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो ख़त्म कर दिया, मगर एज अ थिंक टैंक बाकी रखा है। और वो जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स थे वो सूबों को डिवॉल्व, या उनकी जो स्टेट्स हैं उनको डिवॉल्व हो गए, और उनका जो प्रोजेक्ट क्लियरिंग का जो वो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। सो दैट्स वाज अ मेजर वे फॉरवर्ड। आई थिंक इसमें जो है वो हमें नज़र आता है कि क्लैरिटी भी है कि maybe there was a time that this institution was needed। अभी तो वो ना इधर है ना उधर है, वो एक विजन स्टेटमेंट से आ जाती है जो बड़ी सुपरफिशियल सी है मेरे नज़दीक, और उसके अंदर कोई ग्राउंड भी मौजूद नहीं है कि वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे एक्सप्लाइज होगा। तो इट्स रियली सुपरफिशियल एट द मोमेंट जो भी प्लानिंग कमीशन की विजन कहना डॉक्यूमेंट। चाहता हूँ जी बोलिए शब्बर साहब। नदीम साहब, देखें आपने अभी प्लानिंग कमीशन का नाम लिया और उड़ान पाकिस्तान का नाम लिया, ठीक है। मेरा अपना ख्याल है हमारे अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कह सकें कि उड़ान पाकिस्तान बकवास है। हम, आपने मुझे कहा कि उड़ान पाकिस्तान डिस्कस करें। उड़ान पाकिस्तान इज नॉट एन इकोनॉमिक प्लान। वो कहता है जी हमारे पास 2030 में ये होगा, एक्सपोर्ट इतनी होगी। अब उसका कोई रिलेशन नहीं है कि आज से वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को तो मैं डिस्कस करना पसंद ही नहीं करता, ठीक है ना, और ना उसके बारे में गुफ्तगू करना पसंद करता हूं। मगर हम, आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, उड़ान पाकिस्तान जैसी बकवास को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उस पर पैसे जाया करते हैं। तो सर ये हमारी इंटेलेक्चुअल करप्शन है, इंक्लूडिंग आपकी भी, कि आपने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया। मेरी बेइज्जती है
मतलब मेरी बेइज्जती है कि मैं उड़ान पाकिस्तान के बारे में बात करूं। एक मैं- मतलब एक भाई, ये आप मैं- इंटेलेक्चुअली हैं कि आप पाकिस्तान की बात Apologies. नहीं, Apologies. मैं इस अप्रोच की बात है शब्बर। देखें Apologies. मुझे जरा एक मिनट जरा दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। शब्बर आपकी बात हो गई ना? देखो, देखें कर लेते, खत्म कर लेते असद, then you can come. चले बोलिए, कर ले, बोले असद, बोले शब्बर। मेरी मैं अब लाइफ के उस स्टेज पर हूं, लाइफ के स्टेज पर हूं कि मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता, ना मैं लोगों को अन्य कुछ कहना चाहता हूं। मैं नाउ तो पहले आप झूठ बोलते रहे हैं। सुन ले शादी, सुन ले प्लीज। शब्बर This इतना is not बता a, दें this is not a पहले। dinner party. शादी, this is not a dinner party. Let's hear it. नो बट आई मीन बाद में आप नहीं यार, जो होते हमेशा बाद में बंदा हो सच सकती है। बोलता है ना यार। यार बाद में हो सकती है। चले, हाँ जी बोलिए शब्बर। के उस पार्ट पर, लाइफ के उस पार्ट पर हैं कि अब हमें कम से कम एक खिदमत पाकिस्तान की कर देनी चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे या इंटेलेक्चुअली करप्ट नहीं होंगे। ठीक है ना यार, हो गई बहुत हो गई ना मुझे कोई नौकरी चाहिए, ना मुझे कोई पोस्ट चाहिए। ठीक है, उड़ान पाकिस्तान इज नॉट बी डिस्कस्ड। ठीक है, अब अली सलमान गोल गोल घुमा के बात कर रहा है, मुझे उसकी बात पसंद नहीं आती कि यार पता नहीं क्या कह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। ठीक है, अब कमिंग बैक टू बेसिक प्राइमरी इशू, क्या कोई प्लानिंग कमीशन टाइप चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको याद है नदीम साहब, ये बात हमने बहुत पहले भी की थी, याद है? हमने कुछ 7-8-10 प्रोग्राम पहले की थी, और याद है मैंने ही शायद आपको वहां से बताया था कि इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है। ठीक है ना, तो मैं तो इस मॉडल पर अब बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं कि प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव उस तरह जो हमारा पास में था वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर मैं आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर 25 करोड़ की आबादी में आज भी प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान की कंजम्पशन नीड्स को कंप्लाई कर रहा है। मैं आपकी मिसाल देता हूं आपको इसको। पाकिस्तान में कभी भी किसी टाइम पे भी दूध, सब्जी, दालें, किसी चीज की कभी शॉर्टेज नहीं होती मार्केट सिस्टम में। गलत या सही चीजें मिल जाती हैं, एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। ठीक है ना, एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है जिससे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी की इकोनॉमिक कंज्यूमर रिक्वायरमेंट हो रही है। मान गया। वाइटल चाय बिक रही है, टपाल चाय बिक रही है, साइकिल का टायर बिक रहा है, लेकिन कारोबार चल रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है, ये जो कारोबार आपका चल रहा है, ये कारोबार और प्राइवेट सेक्टर ने हैव लर्न्ड टू लिव इन देयर ओन लाइफ बाय ब्राइबिंग द गवर्नमेंट और लिविंग विद द गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल। The government economic policies must change, yeah. are totally divorced from what the government regulatory policies, government financial policies, government fiscal policies are totally divorced from what the economic reality is. Good point. मतलब पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताए कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी को रोजाना दूध कैसे मिल जाता है, सही कह रहे, और किसी को शॉर्ट पाकिस्तान के कोने में दूध अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो कनेक्ट है ना, जो बड़ी अच्छी बात बार बार सलमान शाह साहब कर रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट यूनियन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नीचे लेवल पर पाकिस्तान इकोनॉमी जो हम डिस्कस करते रहते हैं ना रोजाना सुबह शाम, ये नदीम साहब 4-5 शहरों की ड्राइंग रूम की इकोनॉमी है। सही कह रहे हैं। चलिए जी, लेट्स गो टू असद साहब। बोलिए जरा दें, 1 मिनट बोलिए। और ये आप ठीक है, अच्छा यार असद साहब को जरा बोलने दें, असद साहब को बोलने दें। शब्बर देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि ये उड़ान जो है वो ठीक प्लान नहीं है, उसका फायदा नहीं है, हम भी वही बात कर रहे हैं। कहने का अप्रोच की फर्क है, तुम कहते हो बिल्कुल बकवास है, उसे डिस्कस करना भी तो ही है। अच्छा नहीं यार, कंप्लीट करने दो ना, अब असद को सुन लेने, अब असद को सुन लेने। हाँ, बात ये है कि अगर जाहिर है वी आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो प्लान्स हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कमेंट करके
एक तरह से पब्लिक को बता रहे हैं अपने व्यूज के, यार ये इस तरह से मुनासिब नहीं है, और ये कुछ चीजें शायद सही भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है कोई सही काम करती नहीं है। मेरे ख्याल में ये कहना जो है ना वो भी मुनासिब नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर रिलेटिवली, अच्छा कंप्लीट करने दो ना, 70-80% सही नहीं होती हैं, 10-20% ठीक होती हैं, तो वो भी ओवरशेडो हो जाती है ना, उसका इम्पैक्ट नहीं आता। दैट्स व्हाई अब ये कहना कि जी प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, चाय मिल रही है लोगों को, भाई चाय भी तो इंपोर्ट ही हो रही है ना। हमारी ओवरऑल इंपोर्ट जो है वो 70-80 बिलियन डॉलर्स है, और एक्सपोर्ट जो है वो 34-35 बिलियन डॉलर है। तो हम डेफिसिट में ही है ना। हमें तो होना ही चाहिए, हमारी जो इकोनॉमी है कम से कम हमारी 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी ना, अगर हमारी पॉलिसी सही होगी तो। जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल ब्रोकन है, वो इसी तरीके से है कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपेटिटिव नहीं है, वो दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकती। हाँ, लोगों को यहां पर फीड कर रही है, वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, 2% ग्रोथ पे कर रहे हैं, जो होना चाहिए 8%, इतना फर्क है बस। ठीक है असद साहब, ओके। सलमान साहब, यू वांट टू से समथिंग? जी शाबाश, गो अहेड। साहब एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, साहब असद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उड़ान को हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उड़ान को औरंगजेब ने अडॉप्ट कर लिया है? नहीं किया, नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं किया। औरंगजेब ने अडॉप्ट नहीं किया, और पहले औरंगजेब को कन्विंस करे ना, बाद में मेरे पास आए ना यार। हाँ ठीक कहते हैं, पहले बट आई थिंक जो सवाल जो नदीम ने पूछा था ना कि भाई प्लानिंग का हम क्या करें, तो आई थिंक जो इस वक्त हमारी जो प्लानिंग है वो एक किस्म की गेटवे बना हुआ है प्रोजेक्ट्स का, और वो भी ऐसा गेटवे है कि वो हर प्रोजेक्ट को जो पॉलिटिकली सूटेबल होता है उसको वो आगे कर देता है, और बाकी जो है उसको वहां तक पहुंचता ही नहीं है। सो आई थिंक टोटली डिसफंक्शनल हो चुकी है। बट इवन इफ यू लुक एट, मेरे ख्याल में वी डू नीड अ प्लानिंग डिवीजन, या प्लानिंग का अदारा हमें चाहिए। और अगर आप देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, सब में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का अदारा होता है, और वो अगर उड़ान प्रोग्राम का कोई ऑब्जेक्टिव्स या मिशन वगैरह थी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू नीड अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है वो किसी को नहीं पता। सो स्ट्रेटेजिकली अगर एप्पल अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, और अगर जनरल इलेक्ट्रिक में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, तो एक पाकिस्तान जो मुल्क है जिसने दुनिया में compete करना है, यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट, जहाँ पे कम से कम आपको डेटा भी मिले, इंफॉर्मेशन मिले, और कुछ डायरेक्शन मिले कि इस डायरेक्शन में आप जो है अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की कमजोरियां क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाई आर वी नॉट कंपेटिटिव, व्हाई आर वी नॉट प्रोडक्टिव। तो इस किस्म का अदारा हमें चाहिए। सलमान साहब, मैंने एक ये ग्रोथ पे जब पेपर लिखा था लॉन्ग टाइम अगो, प्लानिंग कमीशन भी था उसके बाद भी, कि जो हमारा जो मॉडल है ग्रोथ का, जो कमिंग बैक टू व्हाट असद इज सेइंग, हमारा जो मॉडल ग्रोथ का है, द वर्ल्ड बैंक डजंट सीम टू अंडरस्टैंड। Our growth model is what was given to us way back in the days of the two gap theory, in the days of the Solow model. Solow model जो था हमारा, इनफैक्ट सोलो भी नहीं, हेरोडोमर मॉडल, जिसमें हम कोशिश करते थे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग करें और प्रोजेक्ट्स लगाएं और डॉलर की शॉर्टेज को हम किसी तरीके से बोरो करके पूरा करें। अब थियरी चेंज करिए, जैसे असद साहब ने कहा कि जी वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उससे पहले पॉल रोमर मेरा क्लास फेलो जो था, या रॉबर्ट लूकस, उन लोगों ने जो किया एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, और फिर एसमोग्लू वगैरह ने किताब भी लिखी उस पर, व्हाई नेशंस फेल। जो सेंट्रल मैसेज जो मुझे नजर आता है, इट्स क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन का जो मैसेज है, जो उससे पहले रोमर और इसने लूकस ने कहा था, कि जो मैसेज वो ये है कि यू नीड टू डेवलप योर लोकल इंस्टीट्यूशन। बाय इंस्टीट्यूशन मींस रूल्स ऑफ द गेम, यू नीड टू चेंज देम एंड यू नीड टू मॉडर्नाइज देम एंड यू नीड रिफॉर्म। तो जो इंस्ट्रूमेंट रिफॉर्म जो मैं प्लानिंग कमीशन में लिखा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ now is reform. Instrument of growth is not borrowing. जो हमें प्लानिंग कमीशन का अभी तक मुसीबत पड़ी हुई है, they think that instrument growth is projects and borrowing and it's not reform. और creative destruction reform के पहलू में आ जाती है कि जी रिफॉर्म होगा तो creative destruction होगी। अनफॉर्चुनेटली रिफॉर्म पे कोई बात करता ही नहीं इस मुल्क में, ये बड़ी ट्रेजेडी है हमारी। बट खैर, तो ये मसला है। तो अली सलमान साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? फाइनल वर्ड टू यू ऑन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, प्लानिंग एटसेट्रा एटसेट्रा।
क्योंकि काफी देर हो गई. नेक्स्ट टाइम वील टेक अप सम मोर नहीं, टॉपिक्स. आई थिंक हमने जो आपने रिफॉर्म्स की बात की वो तो सेंट्रल है. अभी प्राइम इंस्टीट्यूट ने भी जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी उसका तो जो पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी फोरम, उस पर तो थीम यही था, रिफॉर्म्स फॉर ग्रोथ. सो दो तीन किस्म की मेजर रिफॉर्म्स की इसमें हमने बात की कि एक तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स जिसमें कि पॉलिसी भी है, स्ट्रक्चर भी है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी है. दूसरा टैरिफ के ऊपर रिफॉर्म्स की जरूरत है. डी रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट कह तो रही है कि जी डी रेगुलेशन होगी, कमीशन भी बने हैं, कैबिनेट कमेटी भी बनी है, लेकिन उसके भी कोई हमें फाइनल डिसीजंस अभी नजर नहीं आ रहे हैं कि वाकई में डी रेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे. प्राइवेटाइजेशन में मिक्स सिग्नल्स हैं. एक हम पीआई को कह रहे हैं कि निकालना है, फिर पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि नई एयरलाइन हमें बनानी है. सो ये 4-5 की ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, जिनका रास्ता तो सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से ही आगे जाएगा. एंड दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फोक्स, थैंक यू वेरी मच. देखिए, मेरा ख्याल है दो बातें बड़ी मजेदार हैं जो हमें अगली बारी करनी चाहिए. एक तो ये जो बात डीरेगुलेशन की है जो सलमान अली ने मेंशन किया. दूसरा जो शाहजी कह रहे हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की जो बात है या जो बात कर रहे हैं असद साहब क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन की. देखिए शबर जो कह रहे हैं अबाउट थिंकिंग, वी नीड टू डिस्कस. हम बात कर रहे थे बैंकिंग की. व्हाट आर मार्केट्स and what kind of markets do we have in this country? Deregulation in itself doesn't mean anything unless we make markets. Privatization doesn't mean anything unless you make markets. Where we failed is we are privatizing without making markets. Ultimately, it's neither about openness nor is it about regulation or whatever. It's about markets. Where are the markets? Shabbar is absolutely 100% right that the world is working. एंड एडम स्मिथ का पॉइंट यही था, द वर्ल्ड वर्क्स विदाउट द गवर्नमेंट, दैट्स द इनविजिबल हैंड. कि दूध आ जाता है, आटा आ जाता है, पानी आ जाता है, सब कुछ उसको पता नहीं कैसे आ जाता है, बिकॉज द मार्केट वर्क्स. बिकॉज क्या होता है, लोग वो कहता था ट्रक एंड बार्टर करते हैं, उससे आ जाता है. ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है. हुकूमत का क्या रोल आता है कि हुकूमत जब एक चीज देखती है तो उसको समहाउ कोडिफाई कर देती है. जैसे स्टॉक मार्केट क्या थी, वॉल स्ट्रीट पे एक दरख्त था, वहां बैठ के वो ट्रेडिंग किया करते थे. हुकूमत ने कोडिफाई करके मार्केट बना दी. अब हमें इस तरफ जाना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डीरेगुलेशन, आल्सो कोडिफाइंग व्हाट मार्केट्स आर एंड सीइंग वेयर मार्केट्स आर. तो अगली बारी मेरा ख्याल मैं आपको कहूंगा एक मार्केट्स पे सोचिए, बात करिए. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ मार्केट्स इन पाकिस्तान, और उसी के अंदर डीरेगुलेशन आ जाएगी, ओपननेस आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा. बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली द ब्यूरोक्रेसी थिंक्स दैट दे कंट्रोल द मार्केट. दे थिंक कि वो सब कुछ कर सकते हैं. पीबीसी कहता है कि जी हम कहते हैं जो मार्केट है. तो बात जो हो रही थी, हम छोटे लोग दूध तो छोटे लोग पहुंचाते हैं, जो बड़े लोग हैं जो गाड़ियां हमें देते हैं, जो हमें क्या कहते हैं बिग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देते हैं, जो प्रोटेक्शन के जरिए हमें क्या कहते हैं बड़ी कीमतों पे देते हैं, उनके बारे में बात करें. उनको कंपेटिटिव कैसे बनाया जाए. माना वो भी जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है इसमें वो भी आ जाती है, ओलिगोपोली का भी रोल आ जाता है, पेटेंट्स का भी रोल आ जाता है. ये सब बातें हमें करनी चाहिए और अगली बारी इंशाल्लाह करेंगे. बहुत शुक्रिया फोक्स, इंशाल्लाह सी यू सून. थैंक यू वेरी मच फॉर providing this great discussion. I think it's been a wonderful discussion. My thanks to all of you. Khuda Hafiz.